कौन सी लर्निंग को जो है वो इन्वॉल्व करती है? क्या? ऑपरेंट कंडीशनिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन मार्क्स। मैं हूं जानवी। हम अपने एमसीक्यू सीरीज जो है वो ला चुके हैं आपके लिए। हमने क्वेश्चन नंबर 47 तक जो है वो एमसीक्यूज कर लिए थे। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है, आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, तो जाकर आप चैनल पे उसे चेकआउट कीजिए। ठीक है, आज हम अपने 48 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आपको क्या करना है, आपको बस इसको ध्यान से सुनना है, समझना है। और कोई भी चीज अगर आपको समझ में ना आए तो आपको कमेंट्स करना है। कमेंट सेक्शन में क्या करना है कि अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी का आंसर नहीं समझ आ रहा कि ये आंसर इसका क्यों हुआ, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस कमेंट करना है। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। और अगर आपका डाउट तब भी क्लियर नहीं होता है और कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी, बिल्कुल। ठीक है, तो आपको बस अभी क्या करना है, आपको पेन और कॉपी लेके बैठ जाना है। जो जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, आपको वो ध्यान से सुनना है। तो चलिए देखते हैं हमारा 48th क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग साइकोलॉजी। लर्निंग इन साइकोलॉजी, लर्निंग कॉन्सेप्ट जो है साइकोलॉजी के अंदर, वो कौन सी स्टेटमेंट जो है हमें सबसे अच्छा डिफाइन कर रही है? ठीक है, तो द एबिलिटी टू रिटेन इंफॉर्मेशन टेम्परेली, ये बता रही है लर्निंग क्या होती है। और परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, ये बता रही है लर्निंग क्या होती है। या फिर अ टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मूड स्विंग्स, ये तो नहीं होता, ये तो हमें पता है, ये भी नहीं है। द आउटकम ऑफ जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस, क्या लर्निंग ये होता है द आउटकम ऑफ जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द एबिलिटी टू रिटेन इंफॉर्मेशन टेम्परली, नहीं, ये भी नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या हुआ? अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। तो लर्निंग को सबसे ज्यादा अच्छे से डिफाइन कौन सी स्टेटमेंट कर रही है? हमारी बी ऑप्शन वाली की, अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। ठीक है, चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, जो एरिक एरिक्सन्स की थ्योरी थी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, जो एरिक एरिक्सन ने थ्योरी दी थी, कौन से वाली? साइको सोशल डेवलपमेंट, वो क्या कंसीडर करती है? क्या कंसीडर करती है? हमारे ऑप्शंस हमारे सामने है। फिजिकल मेच्योरिटी एज द सोल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्या ये करती है? ऑप्शन बी क्या है? सोशल इंटरैक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस द लाइफ स्पैन, कॉग्निटिव एबिलिटीज एज डिटरमिनेंट्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, ये करती है। या फिर डी ऑप्शन है हमारा, बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस कंडीशन थ्रू रेनफोर्समेंट। अब इनमें से हमें बताना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी थी, मैंने आपको बताया था हमें सारी थ्योरीज को अच्छे से अपनी फिंगर टिप्स पे कर लेना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनमें से, ठीक है। सीयूईटी का पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं आता, उसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को चेक किया जाता है कि आपको किसी भी चीज के बारे में बेसिक नॉलेज है या फिर नहीं है। ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा आपसे, बट वो बहुत ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिजिकल मैच्योरिटी इज द सोल फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैसे हो सकता है साइको सोशल डेवलपमेंट का? नहीं होगा, राइट। कॉग्निटिव एबिलिटीज एज डिटरमिनेंट्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, ये भी नहीं होगा। बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस कंडीशन थ्रू रेनफोर्समेंट, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? सोशल इंटरैक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अक्रॉस दी लाइफ स्पैन, ठीक है। तो एरिक एरिक्सन ने क्या बताया था अपनी साइको सोशल डेवलपमेंट में, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर, कि सोशल इंटरैक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं हमारे अक्रॉस दी लाइफ स्पैन, वो हमारा क्या करते हैं? साइको सोशल डेवलपमेंट करते हैं। क्या करते हैं? साइको सोशल डेवलपमेंट करते हैं।
अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच थ्योरी, क्या है हमारा? विच थ्योरी ऑफ मोटिवेशन सजेस्ट दैट एक्शंस आर ड्राइवन बाय, जस्ट अ सेकेंड, हाँ इसमें यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 आएगा। So which theory of motivation suggests that actions are driven by a desire to fulfill unmet needs? कि अब कौन सी थ्योरी है मोटिवेशन की जो हमें बताती है, क्या बताती है कि हमारे एक्शंस जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? हमारी डिजायर्स से आते हैं। डिजायर्स किस चीज की? हमें फुलफिल करने की, वो नीड्स जो हमारी फुलफिल अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, तो उस चीज का मोटिवेशन जो है वो कहां से आता है? पहले हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी नहीं, ठीक है, एरोजल थ्योरी नहीं, इनिशिएटिव थ्योरी नहीं, तो क्या है इसका आंसर? है बी ऑप्शन, विच इज आर हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। ये हमें याद रखना है, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी मैंने आपको बताया था। अगर आपके पास सभी ऑप्शंस की अच्छी नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हो? आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो हमारा जो क्वेश्चन है वो किस थ्योरी की बात कर रहा है, या फिर क्वेश्चन में हमसे थ्योरी दी गई है तो जो स्टेटमेंट्स है ऑप्शन में वो कौन से ऑप्शन को जो है वो अच्छे से डिफाइन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है कि 51, ओके, इन कंटेक्स्ट ऑफ मेमोरी द सीरियल पोजीशन इफेक्ट इलस्ट्रेट्स। इसमें क्या है कि हमारे अगर मेमोरी के हिसाब से देखें, द सीरियल पोजीशन इफेक्ट इलस्ट्रेट्स। अब इसको अच्छे से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो बता रही है, हमें कौन सी बता रही है? ए है हमारा ऑप्शन, डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग आइटम्स इन द मिडिल ऑफ अ लिस्ट। अब ए ऑप्शन बता रही है, ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो इस पे क्रॉस लगा देते हैं। enhanced recall of items at the beginning of a list, ये भी नहीं होता। poor recall of the mostly learned डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग, ये तो सिर्फ नहीं हो सकता। ठीक है, हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है हमारा, इसकी पॉसिबिलिटीज है, बट सिर्फ ये नहीं होता, ये ओनली नहीं है, इसके साथ भी कुछ और होना चाहिए। तो हमें क्या करना है? सिर्फ ये नहीं देखना कि एक बार हमने क्वेश्चन पढ़ लिया तो ये सिमिलर लग रहा है उससे, तो सिर्फ इस पे टिक कर दिया, हमें सारे ऑप्शंस को पढ़ना है। इनहांस्ड रिकॉल ऑफ द आइटम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, ये भी हो सकता है। अब हमारे पास दो हैं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट हमें ऑप्शंस क्या देखने हैं? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो अगर आपने इस पे और इस पे कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आंसर, राइट। पुअर रिकॉल ऑफ द मोस्टली रिसेंटली लर्न्ड इंफॉर्मेशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता। अब इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, ठीक है, और हमारा ऑप्शन डी क्या कह रहा है? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हुआ? हमारा ऑप्शन डी हुआ। अगर आपने ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को कर दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूं कि आपको क्या करने हैं? ऑप्शंस को, सभी ऑप्शंस को आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको पता चले कि कोई और ऑप्शन तो नहीं है जो उससे ज्यादा सिमिलर है, राइट। तो चलो नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा 52nd क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि द कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब हमें इसके लिए पता करना है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस की जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है, राइट। क्या होता है उसका मतलब? द इनएबिलिटी टू रिट्रीव स्टोर्ड मेमोरीज होता है, या फिर अ स्टेट ऑफ मेंटल डिस्कम्फर्ट रिजल्टिंग फ्रॉम कंफ्लिक्टिंग बिलीव्स, एटीट्यूड और बिहेवियर। मैंने आपको पढ़ाया था कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, राइट। तो ये तो नहीं होता बिल्कुल भी, ये मैच कर रहा है, राइट, ये मैच कर रहा है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है। डिफरेंसेस इन कॉग्निटिव एबिलिटी बिटवीन इंडिविजुअल्स, ये भी नहीं होता। द डिक्लाइन इन मेमोरी ड्यू टू एजिंग, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो इससे मैच कौन सा कर रहा है? एक ही स्टेटमेंट मैच कर रही है, राइट। कौन से वाली है? बी वाली। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है हमारा? स्टेट ऑफ मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है
रिजल्टिंग फ्रॉम किससे मेंटल डिस्कम्फर्ट हो रहा है हमें? कंफ्लिक्टिंग बिलीफ से, एटीट्यूड से और बिहेवियर से, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है? आपको मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना है कि मैम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, इसका ये आंसर किस तरीके से हो सकता है, राइट? तो आप अगर आप पूछोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको किस टॉपिक में डाउट है, किस क्वेश्चन में डाउट है? तभी तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊंगी अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो द फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, ध्यान रखना कि क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पे एरर की बात हो रही है, रेफर्स टू आर टेंडेंसी टू। अब जो हमारा फंडामेंटल एट्रीब्यूशन का एरर है वो हमें किस चीज के बारे में बताता है, किस चीज की टेंडेंसी के बारे में बताता है? रेफर्स टू आर टेंडेंसी टू अंडरएस्टिमेट सिचुएशन इन्फ्लुएंसेस एंड ओवर स्टिमुलेट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स इन अदर्स। बिहेवियर होता है, ऑप्शन बी है हमारा, ओवर एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड अंडर एस्टिमेट द रोल ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन आवर ओन बिहेवियर, ऑप्शन नंबर बी होता है। या फिर ये दोनों आंसर हमारे ठीक हैं जो कि है हमारा ऑप्शन सी, या फिर इनमें से कोई सा भी हमारा ठीक नहीं है। तो मुझे बताओ कि इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? अब हमें कंफ्यूज करने के लिए ये दे देते हैं बोथ ए एंड बी, क्योंकि बच्चों को लगता है जिस क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव लिखा है तो उसका आंसर हमेशा ऑल ऑफ द अबव होता है, बल्कि ऐसा नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन में देखा होगा बोथ ए एंड बी लिखा था, राइट? लिखा हुआ था तो उसमें आपको लगा कि बोथ ए एंड बी लिखा है तो इसका आंसर यही होगा, बट लिखा तो इसमें भी है बोथ ए एंड बी। अब बच्चे क्या करेंगे कि फर्स्ट वन तो मैच कर रहा है, सेकंड वन नहीं कर रहा, क्या पता हमें याद ना आ रहा हो, इस वजह से वो ऑप्शन सी को टिक कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, which means underestimate situational influences and overstimulate personal characteristics in others behavior। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट हमारा है, हाँ, बहुत आसान बहुत मजेदार क्वेश्चन है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होती है वो इन्वॉल्व करती है लर्निंग थ्रू। कौन सी लर्निंग को जो है वो इन्वॉल्व करती है? क्या? ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो क्या करती है? एसोसिएशन बिटवीन टू स्टिमुलाई? नहीं। ऑब्जर्विंग अदर्स बिहेवियर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस? बिल्कुल भी नहीं। ऑपरेंट कंडीशनिंग, हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? कॉन्सिक्वेंसेस सच एज रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स? बिल्कुल ठीक। क्या हुआ इसका? हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होती है वो हमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम वाली चीज ध्यान में रखनी है कि कॉन्सिक्वेंसेस सच एज रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट होता है इसका आंसर। नेक्स्ट 55th पे चलते हैं जो कि है हमारा जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। तो कौन सा होता है हमारा इसमें से? एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल वरी अबाउट एवरीडे थिंग्स, experiences flashback of a traumatic event, periods of intense fear and discomfort, या फिर impulsive behavior and hyperactivity। ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये तो पीटीएसडी का हो गया हमारा, राइट? अब इंटेंस फियर एंड डिस्कम्फर्ट किस में आता है? पीरियड्स ऑफ इंटेंस फियर एंड डिस्कम्फर्ट हमारा पैनिक अटैक्स में भी आ जाता है, जिसमें हमें एकदम से बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें एंजाइटी का लार्ज अमाउंट आता है हमारे पास, ठीक है? अब हमारे पास इंपल्सिव बिहेवियर एंड हाइपर एक्टिविटी जो होती है वो हमारे मेनिया में आती है। तो इसका आंसर क्या हुआ? एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल वरी अबाउट एवरीडे थिंग्स, वो है हमारा जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन ए जो है वो इसका आंसर हुआ। चलो हमारा 56 देखते हैं। 56 भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो सारे ही हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। अगर आपने कोई चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मिस कर दी हो तो आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, मैंने वीडियोस वहां पे
डाली हुई हैं, हमारी लाइव्स भी चली थी हर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के बारे में। अगर फिर भी आपको किसी में डाउट है तो मैं फिर से कह रही हूँ कि आप कमेंट्स में जाकर उस अपने डाउट को लिख दो, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा 56 क्वेश्चन है विच इज अबाउट सोशल लॉफिंग। अब सोशल लॉफिंग जो है कैन बी डिफाइंड एज, अब हमें देखना है कि हमारा सोशल लॉफिंग क्या होता है। ठीक है, सोशल लॉफिंग क्या होता है हमारा, इंक्रीज एफर्ट बाय इंडिविजुअल व्हेन दे आर इन अ ग्रुप। नहीं, ये नहीं होता। द डिमिशिंग ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट व्हेन दे आर वर्किंग इन अ ग्रुप, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन बी होता है। जब हम ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो हमारा एफर्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कि एक पर्सन सोचता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो दूसरा इंसान तो कर ही लेगा इस चीज को, राइट। तो वो क्या है, वो हमारा सोशल लॉफिंग ही तो होता है। 56 है हमारा, विच साइकोलॉजिस्ट इज बेस्ट नोन फॉर दी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ठीक है, अब कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जो कि मोस्टली जाना जाता है किस लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन के लिए। अब इसका आंसर ऑप्शंस देखते हैं, सिगमंड फ्रॉइड तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड तो आपको थ्योरीज के बारे में पता ही होगा। नेक्स्ट है अब्राहम मास्लो, बिल्कुल भी नहीं। जीन पेगेट, यस, हमारा ऑप्शन सी जो है वो है, क्या है, जीन पेगेट जो थे वो मोस्टली जाने जाते थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन को लेकर। ठीक है, अब हमारा देखते हैं हमारा 58 क्वेश्चन, which is which type of memory has essentially unlimited capacity and can hold information over lengthy periods। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कौन से टाइप की जो मेमोरी है वो काबिल होती है, इस काबिल होती है कि वो हमारी मेमोरी को, अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है उसके पास, वो स्टोर कर सकती है इंफॉर्मेशन लंबे समय के लिए। कौन सी कर सकती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी कर सकती है, या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी तो बताइए, सेंसरी मेमोरी कर सकती है, सेंसरी मेमोरी भी नहीं है, वर्किंग मेमोरी भी नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हुआ, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है उसके पास अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है और वो हमारी इंफॉर्मेशन को एक लंबे पीरियड के लिए क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। चलो नेक्स्ट, अब हम जल्दी जल्दी करते हैं ये, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। बहुत इजी होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं पर आसान होते हैं। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर होने चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो चलो, ग्रुप थिंग अकर्स। अब ग्रुप थिंग जो है वो कब होता है, कब अकर होता है ग्रुप थिंग। इंडिविजुअल प्रायोरिटाइज पर्सनल सक्सेस ओवर ग्रुप गोल्स। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ग्रुप मेक्स फॉल्टी डिसीजंस बिकॉज ऑफ ग्रुप प्रेशर, तब होते हैं ग्रुप थिंक आकर। या फिर हम बात करें अ टीम डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ग्रुप्स ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स, तब होते हैं। या फिर मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप चेंज देयर ओपिनियंस टू मैच द लीडर्स व्यूज, तब होते हैं। ये भी नहीं है इसका, ऐसे भी नहीं होता। ना ही इंडिविजुअल जब अपनी पर्सनल सक्सेस को प्रायोरिटाइज करते हैं तब होता है। तो कब होता है ग्रुप थिंक, when a group makes faulty decisions because of the group pressure। अब ग्रुप प्रेशर की वजह से जब एक ग्रुप फॉल्टी डिसीजंस जो है वो ले लेता है, तभी ग्रुप थिंक जो होता है वो आकर होता है। चलो हम अपने 60th क्वेश्चन नंबर पे आ गए हैं। अब मुझे ये बताओ, विच प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग डिड इवान पावलोव। हमें साइकोलॉजिस्ट के नाम याद रखने हैं, उनकी थ्योरीज याद रखनी है, उन्होंने कब क्या प्रपोज किया था ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब इवान पावलोव ने क्या किया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थी, क्लासिकल कंडीशनिंग की थी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की थी, या कॉग्निटिव लर्निंग की थी। अभी हमें क्या करना है, ये बहुत ज्यादा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हमारे में ये सारी कंडीशनिंग का तो जिक्र है। ठीक है, हमने 11th में भी पढ़ा था कि इवान पावलोव ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी। कौन सी दी थी,
क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी। ओके, ये तो बहुत ही ज्यादा है। अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें ये आ रहा था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो उसमें इंक्लूड होता है, बट हमारा इसमें क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है, राइट? कौन सा ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है। अब हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है? बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होते हैं उनमें से कौन सा ट्रेड जो होता है वो इंक्लूडेड नहीं है। अब देखेंगे हम कौन सा ट्रेड इंक्लूडेड नहीं है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ये तो होता है, राइट? एग्रीएबलनेस, ये भी होती है। कॉन्शियसनेस, ये भी होती है। ये नहीं होता, विच इज परसीवनेस। परसीवनेस क्या होती है? नहीं होती परसीवेंस। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन डी जो हुआ वो करेक्ट हुआ, क्योंकि ये हमारे बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपने ये पढ़ा कि बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपने ऊपर वाला ऑप्शन देखा कि ये तो होता है, इस पे टिक लगा दिया। इस पे टिक लगा दिया तो क्या हो जाओगे? आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, ऑप्शंस को अच्छे से नहीं देखा, तो क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 5 नंबर तो गए सही वाले में से एक भी गया आपका, है ना। तो आपको क्या करना है? आपको अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, आंसर्स को भी ध्यान से पढ़ना है, राइट? और फिर आपको याद करना है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स थे उसको लेकर वो क्या क्या थे, किस हिसाब से किसने क्या थ्योरी दी थी, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी, राइट? चलो 62nd क्वेश्चन जो है वो है हमारा, ये तो सेम ही है। इसका आंसर क्या किया था हमने? क्वेश्चन नंबर 62nd का भी आंसर क्या होगा हमारा? डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तो वही बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स वाला है, राइट? सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको लेकर अगर हम बात करें अटैचमेंट की, तो इट रेफर्स टू व्हाट? A child inherited personality traits, the particular bond that form between a child and a primary caregiver, या फिर the skills a child develop in early education, the genetic characteristics passed from parents to children. अब इसमें क्या है? इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को देखें तो इसका क्या होगा? द स्किल्स अ चाइल्ड डेवलप इन अर्ली एजुकेशन। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट वाज अ स्टडी ऑफ। अब स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट का जो था वो किस चीज की स्टडी थी? क्रिमिनल बिहेवियर एंड कन्फाइंड एनवायरनमेंट की स्टडी थी, द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स इन परसीव्ड पावर की स्टडी थी, लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रैटेजीज की, या फिर डेवलपमेंटल माइलस्टोन इन एडोलेसेंस की स्टडी थी। अब जैसे कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है? आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या है। बाकी के जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, आपके लिए नई नई वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के पास भेजना तो बिल्कुल भूलना, क्योंकि अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो बीइंग अ गुड फ्रेंड आपको ये भी तो चिंता रहनी चाहिए कि आपका फ्रेंड भी अच्छा स्कोर कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।